नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मणिपुर को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया। सेना के हवाले मणिपुर के 19 पुलिस थानों के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर एएफएसपीए पूरे राज्य में लगा दिया गया। जिन इलाकों में एएफएसपीए नहीं लगाया गया वो मैतेई बाहुल इलाके हैं। 3 मई के बाद मणिपुर में मारे गए 175 लोगों में से 80% लोगों की मौत इन्हीं इलाके में हुई थी। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मणिपुर सरकार ने राज्य की मौजूद कानून व्यवस्था के मद्देनजर बुधवार को पूरे राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार यानी कि अफसपा के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। हालांकि घाटी के 19 स्थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। 27 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में अफसा कानून को एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। जिन थाना क्षेत्रों में ये कानून लागू नहीं किया गया है उनमें इम्फाल, लाफेल सिटी, सिंगजामई, सेकमई, लैमसोंग, पास्टोल, बोंगोई, पोरोमपेट, हैंगोंग, लामलाई, हरिबुग, लीमाखोंग, थोबल, विष्णुपुरा, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम शामिल हैं। क्या है अफसा कानून? अफसा कानून तब लगाया जाता है जब किसी क्षेत्र को वहां की सरकार अशांत घोषित कर देती है। इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। अशांत क्षेत्र कानून यानी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। जिस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है वहां पर ही अफसा कानून लागू किया जाता है। अफसा लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। ये फैसला संदिग्ध हथियारबंद लोगों के मैतेई समुदाय के 2 छात्रों के अपहरण और हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर मणिपुर के 2 छात्रों के शवों की तस्वीरें वायरल हुई थी। तस्वीरें सामने आने के बाद 26 सितंबर को बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इस दौरान छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प हो गई। इस घटना में लगभग 45 लोग घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, 27 सितंबर को इम्फाल सीएम सचिवालय से लगभग 200 मीटर दूर मोरंग खोम में भी पुलिस और छात्र उस समय आमने सामने आ गए जब विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अशांत क्षेत्र जैसे हालात का ऐलान करना बेहद ही संवेदनशील मामला है। अगर सही तरीके से ध्यान रखकर फैसला नहीं किया गया तो इसकी सार्वजनिक आलोचना के साथ ही प्रतिरोध भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। इस मुद्दे पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ गए, नेता हैं बीजेपी से। शान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और अनूप तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। अश्वनी जी, सरकार तो लगातार ये कह रही है कि मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, और कुछ दिन पहले तक तो आप लोग ये भी बयान दे रहे थे कि भैया शांत हो गई है। लेकिन 150 दिन यानी कि 5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन हिंसा लगातार वैसी बदस्तूर जारी है। राणा साहब, देखिए, मणिपुर की हिंसा या मणिपुर या उधर की राज्य की जो हिंसा कई बार पीछे भी आई है, तो उसमें तो लगभग जो है 5-5 साल लग गए हैं, हिंसा शांत नहीं हुई है। लेकिन अभी फिलहाल जो ये हिंसा दोबारा भड़की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जब से हमारी सरकार उधर आई, 14 के बाद से जब हमारी सरकारें आना शुरू हुई, तो हमने एएफएसपीए हटाना शुरू कर दिया। और मैं 2004 से लागू जो था, लगभग हम लोगों ने हटा दिया था वहां, क्योंकि वो शांत हो गया था।
दुर्भाग्य से ये घटनाएं हुई। सरकार उस पर जो है उसी दिन से क्रमशः जिस तरीके से सबके सामने है, सदन में भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बात किया, वहां पर आकर कहां सदन बोले? के बाहर भी किया। विरोधियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यही इसी बात का तो लगातार आरोप लगता रहा कि माननीय प्रधानमंत्री गृहमंत्री मणिपुर पर बोलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं? लगभग 40 मिनट बोले हैं। सुनने वाला कौन था? लगभग 40 मिनट नहीं बोले सुनने हैं। वाला कौन था राणा साहब? लगभग 40 मिनट नहीं, जनता तो सुन रही थी ना, देश तो सुन रहा था ना। जनता सुन रही थी। नहीं, विपक्ष वॉकआउट कर गया, मैं मानता हूं विपक्ष वॉकआउट कर गया, लेकिन जनता तो सुन रही थी ना। जनता के नुमाइंदे क्या करने जाते हैं? वॉकआउट करने। ये संवेदनशील तो है लोग। आप तो जनता को नहीं मानते? आप टेलीकास्ट टीवी पर हो रहा था ना। अगर आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष को वॉकआउट करते हुए देश ने देखा, तो फिर चुप्पी भी तो देखी। 40 मिनट से ऊपर जनता को संबोधित किया। 40 मिनट तक चुनावी भाषण दिया। जी, आपकी बात मैं सुन नहीं पाया। 40 मिनट तक चुनावी भाषण दिया। मणिपुर पर नहीं बोले थे प्रधानमंत्री। अगर आप देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के आधार पर ही सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे अश्वनी जी। कितने मिनट नहीं, अगर सवाल आपसे पूछ लूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरोप लगाएंगे। आप दिखाइए कि नहीं, तो अगर आपसे मैंने सवाल पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मुझ पर आरोप लगाएंगे। मिनट बताने आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, कब बोला है आप एक पत्रकार पर आरोप लगाएंगे अश्वनी जी। आरोप क्यों नहीं? आप गलत बोलेंगे तो आरोप लगेगा। गलत बोल रहा हूं मैं, आप डेटा निकालिए, आप डेटा निकालिए ना। कितनी देर बोले प्रधानमंत्री? कितनी बार बोले प्रधानमंत्री? कितनी बार जिक्र किया मणिपुर का? जब मणिपुर पर बोला गया, माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देने आए मणिपुर पर चर्चा पर, विपक्ष कहा था उस समय? 3 से 4 मिनट बोले प्रधानमंत्री। 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। 3 से 4 मिनट बोले प्रधानमंत्री मणिपुर पर। आज के बाद आप रिकॉर्ड निकालिए, आप रिकॉर्ड निकालिए, आप रिकॉर्ड निकालिए अश्वनी जी। मैं आपको समय देता हूं, आप रिकॉर्ड निकालिए। मैं समय देता हूं, आप रिकॉर्ड निकालिए। ठीक है, मिनट टू मिनट मैं कह तो रहा हूं ना, मैं मिनट टू मिनट के लिए आपको समय दे रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकालिए। 40 मिनट मैं कह तो रहा हूं ना, आप मिनट टू मिनट रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैं अपना रिकॉर्ड दे रहा हूं। 4 से 5 मिनट बोले प्रधानमंत्री। आप निकलवा चलवा दीजिए। 4 से 5 मिनट बोले प्रधानमंत्री, ये मेरा रिकॉर्ड है। अब आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकालिए। ठीक है, शान खान, शान खान, तो निकाल लीजिए, मेरे पास ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, मैं समय दे रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं, मैं समय दे रहा हूं आपको, मैं समय दे रहा हूं। आप रिकॉर्ड निकालिए, आप रिकॉर्ड निकालिए, प्रूफ कीजिए। आपको चैलेंज, आप चलवा दीजिए। हाँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, तो मैं मेरा पर्सनल बयान है और मैं कह रहा हूं 4 से 5 मिनट बोले प्रधानमंत्री। आप गलत साबित करिए। शान खान, आप चलवा दीजिए। 150 दिन गुजर जाते हैं, 150 दिन गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मणिपुर जलता है और जलता ही है। और यहां तक आ जाते हैं कि अफसा तक लगाना पड़ जाता है। देखिए राणा साहब, मणिपुर में जो भी हो रहा है वो हम सभी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदाई है और पीड़ाजनक है। पिछले 150 दिनों से निरंतर मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 175 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है दंगों में। लगभग 1200 लोग इसमें घायल हैं। लगभग 5000 लोगों के घर जला दिए गए हैं। 400 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है और 50,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। ये आंकड़े बहुत ही दुखदाई हैं, बहुत ही आघातजनक हैं। किंतु देश के प्रधानमंत्री की संवेदना नहीं जाग रही है। वो मणिपुर का दौरा नहीं करना चाह रहे हो, मणिपुर का मां बोलने को भी तैयार नहीं है। वो अपने चैनल का बेल आइकन दबा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आज मणिपुर में आसान क्षेत्र घोषित करके आप सपा को लगाया गया है, तो इसका प्रमाण है कि मणिपुर की स्थिति वहां की राज्य सरकार से नहीं संभल रही है। तो मैं भाजपा से और केंद्र सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब स्थिति ये बन चुकी है कि मुख्यमंत्री अपनी स्वयं सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके बंगले पर भी हमला कर दिया जा रहा है, तो केंद्र सरकार क्या प्रतीक्षा कर रही है? क्यों वहां पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कराती है केंद्र सरकार? क्यों बीरेंद्र सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं? क्यों मोदी जी इस पर कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं? ये बहुत ही बड़े प्रश्न हैं जो देश जानना चाहता है, मणिपुर की जनता जानना चाहती। भाजपा को इस पे उत्तर देना चाहिए। जी ठीक है। अनुपम जी, अब जिस तरह से अफवाह लगाया गया मणिपुर में, ये तब लगाया जाता है जब संकट घोषित कर दिया जाता है या उसको अशांत घोषित कर दिया जाता है उस क्षेत्र को, और सरकार के बस की बातें नहीं होती हैं। अब मणिपुर में जिस तरह से लगाया गया,
इसको किस तरह से देखे? 6 महीने के लिए लागू किया गया, लेकिन इसकी पूरी स्थिति को कैसे समझे? कि किसी भी जगह पर एफएसटीए लगाना पूरी तरह से एक प्रशासनिक फैसला होता है। ये राजनीतिक विषय नहीं होता है। और हमारा जैसा मैं आपके पैनल पे देख रहा हूं, इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये बेसिकली एक प्रशासनिक नियम है और पूरी तरह से संविधान के दायरे में। आपने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया था, डिस्टर्ब एरिया एक्ट होता 1976 में इनैक्ट किया गया था। वो डिसाइड करेगा, उस कानून के तहत पता लगाया जाता है कि कहां पर एरिया अशांत है, और उस अशांत एरिया को भी ये डिफाइन किया जाता है कि वहां की जो लोकल पुलिस है वो उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। इंसर्जेंसी इस लेवल पर बढ़ चुकी है, मारकाट इस लेवल पर बढ़ चुकी है, जो कि लोकल पुलिस के बारे के बस के बाहर निकल चुकी है। तब वहां पर अफस्पा कानून के तहत देश की फौज को लाया जाता है, पैरामिलिट्री को लाया जाता है। तो साहब हकीकत यह है कि 7 सिस्टर्स यानी हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में 1947 के बाद, ये माफ कीजिएगा 1958 के बाद से लगातार अफस्पा लगा हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में कभी हटा दिया जाता है, कहीं लगा दिया जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर म्यांमार की तरफ से, चाइना की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से लगातार इंसर्जेंसी को फ्यूल किया गया है, वहां पर आग पानी डाला गया है। तो भारत सरकार 1958 के बाद से लगातार ये कोशिश करती रही है कि चीजें कंट्रोल में रहें, प्रशासन बेहतर रहे। अलग अलग चुनावी दौर बीते वहां पर, उसके बाद भी ये कमोबेश ये लगातार लगा ही रहा। और जब कोई भी कानून, वो भी इस तरह का पुराना कानून जहां पर सैन्य बलों को अधिकार ज्यादा मिल जाते हैं, उनका विरोध भी शुरू हो जाता है। और वो विरोध भी ज्यादातर राजनीति से प्रेरित होता है, क्योंकि भारतीय सेना का जो काम करने का स्टाइल है, काम करने का जो ढंग है, वो कभी भी देशवासियों के ऊपर हमलावर नहीं हो सकती है। लेकिन जो भी विरोधी होते हैं वो इसी बात का आरोप सेना पर लगाते हैं इस कानून के लिए कि भारतीय सेना अपने नागरिकों को वहां पर मार रही, तो वो भी राजनीति से प्रेरित होता है। तो उन सब चीजों को अगर हम अलग रखते तो हकीकत यह है कि मणिपुर में निश्चित तौर पर पिछले दिनों से सिचुएशन काफी खराब थी। यही सरकार यानी कि भाजपा की जो लोकल गवर्नेंस थी, उसने भी और केंद्र गवर्नमेंट ने भी बार बार इस चीज के लिए कोशिश करी कि वहां से अफस्पा हटाया जाए। कई क्षेत्रों से हटाया भी गया, और उसके बाद जब अफस्पा हटाया गया तो उसके बाद इन लोगों ने अपनी पीठ भी खूब थपथपाई। और हकीकत ये है कि ये एक ऐसा विषय है, इसमें आपको बहुत खुश होने की या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूं, राजनीति से बाहर की चीज है। आप अफवाह हटा लिया, आपने जल्दबाजी में हटा लिया, और उसके बाद राणा जी, उसके बाद सिचुएशन ये हो गई आपको फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्लानिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में कुछ कमी रह गई थी, या आपने चीजों को सही से एग्जामिन नहीं किया था। लेकिन चलिए जो भी है, मुझे लगता है कि सिचुएशन इस समय काफी वल्नरेबल है, और उसके लिए अफस्पा बहुत जरूरी है। और अफस्पा लगने के बाद शायद अब भारत की फौज उस पर्टिकुलर प्रदेश को, जो पिछले कई महीनों से चल रहा है, उसको कंट्रोल में ला पाएंगे। अश्वनी जी, अब क्या यूं माना जाए कि अफस्पा लगाया गया है तो अब मणिपुर शांत हो जाएगा, और क्या यही एक आखिरी रास्ता बचा था? देखिए, जैसा कि अभी अनुपम जी ने बताया, 1958 से और अभी तक जो है कई लगा रहा। 2004 से इनकी सरकार थी, अभी तक लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी 2014 से आने के बाद जब मामला शांत हुआ, काफी जो उग्रवादी संगठन थे उनको मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके लिए पैकेज भेजे। आज आसाम में देखिए मैक्सिमम जगहों से हट चुका है। अनुपम जी इस बात को जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। नागालैंड में मैक्सिमम जगह से हट चुका है। मणिपुर में जब हटाया गया, मणिपुर में शांत हो चुका था मामला। थोड़ा सा मिजोरम में चीजें, अभी स्थितियां जो है वो थी, कुछ जगहों पर है। तो जब हम शांत हो गया तो हम लोगों ने उसको हटाया। लेकिन जब अशांति का मामला है, आज जैसे अभी शान खान जी कह रहे थे, राजनीतिक, वाकई अनुपम जी राजनीतिक चीज नहीं है, मगर क्या करें, हम लोग राजनीतिक दल के हैं, शान जी की भी मजबूरी है, वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन ये लोग वहां बैठे हुए हैं दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव, जबकि नंबर नहीं होता है इनके पास, ये जानते हुए लेकर आते हैं सेंट्रल में, और वहां पर इनके विधायक आज तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ले आए हैं। तो ये राजनीति कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको राणा साहब मानने को तैयार नहीं होते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं, तब तक जो है विपक्ष हमारा वॉकआउट कर जाता है।
वॉकआउट कर जाता है तो संसद टीवी के माध्यम से अश्वनी जी उस मुद्दे पर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अश्वनी जी उस मुद्दे पर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं बात अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं करना चाहता। मुद्दे पर ही जाऊंगा राणा साहब। अश्वनी जी मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं कर रहा हूं, मैं मणिपुर पर कर रहा हूं। प्रस्ताव पर अगर आप बीच में बोलेंगे, देखिए मेरी आवाज दब जाएगी, आप बीच में बोलेंगे नहीं तो मैं जब अगर आप विषय से हटेंगे तो मैं बोलूंगा, आप विषय से हटेंगे तो मैं बोलूंगा। तो मेरी बात नहीं। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया था? अविश्वास प्रस्ताव आया था मणिपुर के लिए आया, मणिपुर के लिए आया था, मणिपुर के लिए आया था। 133 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, 50 बार कांग्रेस का जिक्र होता है, 9 बार इंडिया गठबंधन का होता है, और महज 18 बार मणिपुर का जिक्र होता है। तो फिर मणिपुर के लिए आया था तो सबसे कम मणिपुर का जिक्र क्यों उसमें? 138 मिनट आपने कहा, मिनट में देखिए कि मणिपुर कितने देर उन्होंने बोला। हाँ मैं बता रहा हूं 4 से 5 मिनट, शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। देश का 5 मिनट कैसे? मैं चैलेंज तो मैंने किया है। हाँ तो आप दीजिए ना मुझे आंकड़ा, आप आंकड़ा दीजिए, आप आंकड़ा दीजिए ना, आप दीजिए। मेरे पास तो आंकड़े हैं। हाँ तो दीजिए ना फिर आंकड़े। चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, आपके हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप आंकड़े दीजिए। मैं 40 मिनट का मैं कहता हूं, आप दिखा दीजिए, आप ही दिखा दीजिए भाई। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ ना, सारी चीजें हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं भी कह रहा हूं। अगर मणिपुर पर चर्चा थी तो 50 बार कांग्रेस का जिक्र क्यों? अगर मणिपुर पर चर्चा थी तो 9 बार क्यों इंडिया गठबंधन पर चर्चा थी? मीडिया तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, मीडिया तय करेगी। मीडिया तय नहीं करेगी, मीडिया तय नहीं करेगी, लेकिन आपने बोला कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर आया था, तो फिर मणिपुर पर तो बोलना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये मीडिया तय नहीं करेगी, लेकिन जनता जरूर तय करेगी। शान साहब ठीक है, मैं बता तो रहा हूं ना, मैं इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहा, मेरी चर्चा मणिपुर पर है। मणिपुर पर ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अश्वनी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही के मणिपुर के तमाम नेता, सांसद, विधायक इस बात को कह चुके हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर में इस हिंसा को शांत करने में असफल रही, स्वीकारते हैं? क्यों, अगर वहां पर है तो दिखता है, कहने की कौन सी बात है, दिख रहा है। ठीक है, अगर आप हमारे अधिकारी वहां इसका मतलब आप मान गए ना कि असफल है। वो होते तो हम गोली नहीं चला रहे, हम शांति का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास हो रहा है। और आज अगर हो रहा है तो मैं कह तो रहा हूं ना, मैं मान गया, मैं आपकी बात मान गया ना, मैं आपकी बात को मान गया, शान साहब तो पूरा सुन लीजिए। शान साहब अगर अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए थे तो फिर हाँ मैं लौटूंगा आप पर। अश्वनी जी मैं लौटूंगा आप पर, मैं लौटूंगा, मैं तो समय दे रहा हूँ ना आपको, आप डेटा निकाल लीजिए, फिर आप कहते हैं कि डेटा दीजिए, आपको समय दे रहा हूँ डेटा आप निकाल। नहीं मैं कह रहा हूँ अश्वनी जी लौटूंगा, फिर से लौटूंगा, मैं फिर से लौटूंगा। शान साहब आप दिखाइए माननीय प्रधानमंत्री, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं, शान साहब अगर अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो इतना पेशेंस तो आपको भी रखना चाहिए था कि कम से कम पूरा भाषण तो सुन ले, बीच में से वॉकआउट करने की जरूरत क्या थी? देखिए राणा साहब, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मोदी जी निरंतर भागते रहे, सदन में भी भागते रहे, बाहर भी इन्होंने कभी मणिपुर पर मां नहीं कहा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी मोदी जी का चुनावी भाषण सुनने के लिए विपक्ष नहीं बैठेगा संसद में। जब मणिपुर पे चर्चा होनी थी तो मणिपुर पे चर्चा करनी थी मोदी जी को, जैसा कि आपने बताया कि 2-3 मिनट मणिपुर पे बोलकर उसके बाद दूसरों की आलोचना करना, दूसरों के मजाक उड़ाना, हंसी ठट्टा करना, मैं तो कह रहा हूं ये सब करने के लिए तो नहीं बैठेगा ना पूरा पेशेंस तो रखना चाहिए था ना, आप पूरा पेशेंस रखते। जब देश के प्रधानमंत्री की मंशा ही हंसी मजाक करना है, सदन में दूसरों की मजाक उड़ाना है, तो हम वहां बैठकर उनका चुनावी भाषण थोड़ी सुनेंगे। वॉकआउट करना हमारा अधिकार है, हमने वॉकआउट करके विरोध दर्शाया कि देश का प्रधानमंत्री जब तक सही तरीके से उत्तर नहीं देगा जब तक हम उसको नहीं सुनेंगे। ठीक है, अनुपम जी, क्या अब अगर अफसा लग चुका है तो क्या यूं माना जाए कि यही एक आखिरी रास्ता था सरकार के पास कि इसी से अब शांति लौटेगी, और क्या इससे हालात सुधर जाएंगे अब मणिपुर के? देखिए राणा जी, अफसपा लगाया ही तब जाता है जब सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा होता है। ये हमको मानना पड़ेगा कि लोकल पुलिस पूरी तरह से वहां फेल हो चुकी है, इसी वजह से अफसपा को एक्सटेंड किया गया है और इसको अब सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस तो क्या कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाकामी है
ये पूरी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब भी अफस्पा कानून लगाया जाता है संविधान में स्पष्ट रूप से इस कानून के अंदर लिखा हुआ है, जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, जब वो पूरी सिचुएशन लोकल पुलिस के, लोकल गवर्नेंस के कंट्रोल के बाहर हो जाए, जब ऐसा लगने लगे कि इंसर्जेंसी इस लेवल तक बढ़ जाएगी कि ये जो खेमा है, जो विद्रोह कर रहा है, वो भारत से अलग होने की बात कर सकता है या भारत के आम नागरिकों को, आपस के ही लोगों को मारने की कोशिश कर सकता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है। और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जो वहां की पुलिस है, जो पर्टिकुलर इलाके की, वो शायद अब निष्पक्ष काम नहीं कर पाएगी, तब इस कानून का उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो तय है कि मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी, और अफस्पा जो लगाने के बाद क्या ये सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो भारत का इतिहास रहा है, अफस्पा ने चीजों को सही किया है। निश्चित तौर पर, जैसे मैं पहले कहता हूं, जब भी फौज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आती है तो विरोध होता है। लोकल पब्लिक होती है, जो लोकल राजनीतिज्ञ होते हैं, जो लोकल पुलिस के अधिकारी होते हैं, उनको अपने क्षेत्र में, अपने डोमेन में एक इंक्रोचमेंट लगता है फौज के आने के बाद, तो वो लोग विरोध करते हैं या अलग अलग तरीके से करवाते हैं, आरोप भी लगाते हैं। हो सकता है कि कुछ समस्याएं हुई भी हो, कुछ लोग फौज के अंदर भी गलत काम किए हो, तो उसके लिए भारत सरकार के पास, भारत की सेना के पास, रक्षा मंत्रालय के पास पूरा एक प्रोसीजर है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता हुआ पाया जाएगा तो उसको दंड दिया जाता है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाता है, कई तरह के उसके पनिशमेंट्स होते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि अफस्पा लगाने के बाद जब भारतीय फौज के पास कंट्रोल आता है तो वो चीजों को सुधार देती है। तो यहाँ पर भी ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि लोकल गवर्नमेंट फेल हुई, पुलिस प्रशासन फेल हुआ, और सरकार ने जब निर्णय लिया है अफस्पा को बढ़ाने का, 6 महीने एक्सटेंड करने का, ये साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा है कि अब चीजें सुधरनी चाहिए, जो कि बहुत बिगड़ चुकी थी। ठीक है अश्वनी जी, अभी आप बड़ी जल्दी सहमत हो गए थे अनुपम जी की बातों से कि 98 से लगता आया है और अभी तक भी लगा है। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके लगने का मतलब ही होता है कि सरकार और लोकल पुलिस का फेल हो जाना, असफल हो जाना। स्वीकारते हैं अब? राणा साहब 98 नहीं, 58, 58 हाँ जी। और स्पष्ट रूप से कोई अगर सरकार जो है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है, सेना वहां पर जा रही है, उसको अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट रूप से माना जाएगा कि सरकार के प्रशासन का फेल्योर है। सरकार वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाई है। मगर 2014 में आने के बाद जब हमने हटाया था तो वहां हम सफल भी तो हुए थे। उसके पहले तो लगातार कई राज्यों में ये कानून लगा था। तो हमने तो आसाम पर वो किया, नागालैंड की बात मैंने की कि हम लोगों ने हटा दिया मैक्सिमम, यहां से भी हटा दिया। कुकी समुदाय में 60 से ऊपर उग्रवादी संगठन थे। आज कितने हैं? हम लोगों ने उसको कम किया, तब वो हटाया था। आज जो परिस्थितियां बनी हैं वहां पर, आज की वहां की लोकल परिस्थितियां, आपके पास चैनल है, आपके पास संवाददाता है, सूत्र है, सब पता करिए। अवैध कब्जे का मामला है, म्यांमार के तरफ का मामला है, अफीम की खेती मामला है, वहां के लोगों की जो चीजें हो रही हैं, जो ईसाई और उसकी मिशनरियों की बात हो रही थी, बहुत सी चीजें हम लोगों ने ठीक कर लिया था, तब इसको हटाया था। अब उसको एक्सटेंड किया है, कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, उसको हम सुधारना चाहते हैं। और फिर मैं सहमत हूं अनुपम जी की बात से कि सरकार की दृढ़ इच्छा है कि उसको सुधारना चाहती है सरकार, इसलिए ये काम किया गया है। ठीक है, हम लोगों ने पहले की तरह नहीं, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री 22 दिन वहां कैंप करते हैं, गृह मंत्री जी 3 दिन कैंप करते हैं। कांग्रेस के समय में 5 साल लगे थे और वहां के गृह राज्य मंत्री गए थे 3 घंटे, जिसमें 2 घंटे वो एयरपोर्ट पर रहे थे, 1 घंटे रास्ते में रहे थे। ये स्थितियां थी उस समय से। कल्पना करिए कि क्या होता था। ठीक है शान साहब, क्या हो रहा है? ठीक है शान साहब, उनका ये कहना है कि थोड़ा सा इस बात को इमेजिन कीजिए कि तब क्या होता था और अब क्या हो रहा है, कि तमाम राज्यों में अफवाह लगा हुआ था और हमने तो हटाने की कोशिश भी की, आप तो वो भी नहीं कर पाए थे। देखिए राणा साहब, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से पूरे देश में एक आग लगाई है नफरत की। अभी कुछ दिनों पहले खुलासा हुआ था, उसमें ये बाहर आया था कि इन्होंने मणिपुर का चुनाव जीतने के लिए कुकी उग्रवादी नेताओं से समझौता भी किया था और उनका सहयोग लेके चुनाव जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो बात ही ना करे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला लेती है। इनको ना कोई देश से लेना देना है, ना देश की जनता से कोई लेना देना है। अबे डबल इंजन की सरकार मणिपुर में चल रही है, पता नहीं कौन सा इंजन फेल है। पहले बीरेंद्र सिंह को हटा के देख लो, फिर भी अगर नहीं संभलता है तो मोदी जी को तो वैसे भी 24 में जाना ही जाना है। तो कम से कम जब इतना आप कर रहे हो, जब आप सपा लगा रहे हो, तो 356 के तहत वहां की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लेते आप?
बता दे भाजपा प्रवक्ता, बीरेंद्र सिंह ने ऐसा तो क्या किया 150 दिन में जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री पद पे रहने का अधिकार है? एक कारण बता दे केवल भाजपा प्रवक्ता। जी मैं जवाब दे दूं? हाँ जवाब दीजिए। जी राणा साहब, देखिए अगर हमारे कांग्रेस की ये मानसिकता है कि कुकी उग्रवादियों को चुनाव जीतने के लिए अगर उग्रवादियों को मुख्य धारा में वापस लाकर उनके हथियार जमा कराए जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में ले आकर उनके विकास के लिए एक मंत्रालय बनाकर वहां पर तो आप ये कह रहे हैं अश्विनी जी कि सिर्फ कुकी ही उग्रवादी हैं? नहीं, कुकी का नाम इन्होंने लिया। राणा साहब, ये सवाल फिर आप थोड़ा सा धैर्य से सवाल करिए। इन्होंने तो बड़े धैर्य से सवाल कर रहा हूँ। नहीं, इन्होंने कुकी का नाम लिया। नहीं तो उग्रवादी तो आपने डिक्लेयर करा, उग्रवादी तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं। हो जाने दे तो आपको जवाब मिल जाएगा राणा साहब। ठीक है, आप जवाब दीजिए। हाँ, किसी के बीच में आप नहीं बोल रहे हैं, शायद हमसे ही आपको कुछ तो आप सत्ता पक्ष से है ना, तो जवाब और सवाल में हमारी शक्ल देख के आपको शायद गुस्सा आ जा रहा है, मुझे डर लग जा रहा है बीच में बोल रहे हैं तो। डरिए मत, बड़े प्यार से बात करता हूं मैं तो। क्योंकि शान साहब जो है अभी इन्होंने कहा कि कुकी उग्रवादियों को, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, और आपने मेरे ऊपर वो ठीकरा फोड़ दिया, तो ये तो मुझे डर लगने वाली बात है ही है। इन्होंने कहा कि कुकी उग्रवादियों से समझौता किया चुनाव जीतने के लिए, और आपने मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ा। मैं जवाब शान खान का देता हूं। भाई आप तो प्रस्तोता है, आपका क्या भाई, आप जो सवाल करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक हमारे साथी हैं उनका मैं जवाब देता हूं। कुकी उग्रवादी वहां पर हमने अगर मुख्य धारा में उनको ले आकर वहां पर विकास की धारा बहाई है, जो रोड आप लोग नहीं दे पाए थे, हमने एक अश्विनी जी आप ये बताइए, बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है क्या? उन्होंने ऐसा तो क्या? शान साहब एक एक करके बात करेंगे। शान साहब बताइए ना मुझे। शान जी, शान जी मैं आप ही का सवाल ले रहा हूँ। वाला इंजन, शान जी मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ, लेकिन एक एक करके बात करेंगे। दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो एक एक करके बात कर रहे हैं तो सीधे। मैं आप ही का सवाल लूंगा, मैं आप ही का सवाल ही पूछा जा रहा है ना उनसे, उसी का जवाब देने दीजिए। एक एक करके बात करेंगे, आपको फिर मौका मिलेगा बोलने का। जो बेईमानी आप लोगों ने किया था वहां के लोगों के साथ, वो आज निकल के आ रहा है, और हम लोग फिर वही बात कर रहे हो। वहां के आपने पूरे देश में नफरत की आग फैला रखी है, और बेईमानी की तो बात ही मत करो। बेईमानों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी है। अरे भाई, बेईमानों का भ्रष्टाचार में आपके बेईमानों का अड्डा। ठीक है अश्विनी, हाँ ठीक, मैं लौटता हूँ दोनों पर। बेईमान पैदा होते हैं दोनों भ्रष्टाचारी बाहर है जमानत पर, नेशनल हेराल्ड। अरे बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। अश्विनी जी मुद्दा मत भटकाइए। अश्विनी जी पैसा ये खूनी पंजा जो है ना सिखों के नरसंहार वाला, वो खाता था 50। अश्विनी जी मुद्दा मत भटकाइए। अश्विनी जी इतना बौखलाइए मत, बताइए बीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं हटा रहे हो? अश्विनी जी बताइए ना बीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं हटा रहे हो? देखिए भाई राणा साहब, अगर मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा। हाँ तो मैं तो पहले टोक चुका हूँ आपसे, पहले मैं इस बात पर टोक चुका हूँ कि एक एक करके बात करेंगे। मेरी एक बात, मणिपुर में अश्विनी जी और शान जी, अश्विनी जी और शान जी, केवल पकैती करते हैं। अश्विनी जी और शान जी, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा ये कि एक एक करके बात करेंगे, और विषय आप दोनों को पता है कि मणिपुर की हिंसा पर बात कर रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुद्दा ना भटकाया जाए। मैं लौटूंगा दोनों के पास। बीच में नहीं बोला। हाँ मैं उस बात को कह चुका हूँ, बात नहीं बदल जाती। मैंने इनसे पूछा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को मैं आप ही का सवाल ले रहा था शान साहब। बोल रहे हैं आप बेईमान हो? शान जी, अरे मेरे प्रश्न आप ही का सवाल ले रहा था। मैं बेईमान हूं नहीं? मैं आप ही का सवाल ले रहा था। मैं आप ही का सवाल ले रहा था। अनुपम जी मैं लौटता हूं, दोनों के पास लौटूंगा। अगर आप दोनों इसी तरह से बहस करके जीतना चाहते हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। अनुपम जी, 6 महीने के लिए लागू किया गया, और ये सिर्फ कुकी जहां आबादी है वहां पर लागू किया गया, मैतेई बहुल इलाकों में इसे लागू नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो एनालाइज किया होगा, जो खुफिया रिपोर्टें आई होंगी, जो प्रशासन ने रिपोर्ट भारत सरकार को दी होगी, उसके हिसाब से जो इलाके ज्यादा संवेदनशील हैं, जहां पर खतरा ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां पर इंसर्जेंसी बढ़ने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को दरकिनार करने के लिए विशेष क्षेत्रों में लगाया जाता है। अब यहाँ पर कुकी बाहुल्य इलाके हैं,
वो मुझे लग रहा संवेदनशील रहे होंगे, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे तत्व छुपे होने की सूचना मिली होगी जहां पर उनको कंट्रोल में करना जरूरी होगा। देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि अफस्पा कानून लगाने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर इलाके में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि देश के खिलाफ हैं, जिनसे देश की इंटीग्रिटी को खतरा है, जो विदेशों के लिए या विदेशी लोगों के लिए एक बेहतर ग्राउंड बन सकता है भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने का। तो उस ग्राउंड को खत्म करने के लिए अफस्पा लगाया जाता है। अब वो कुकी बाहुल्य क्षेत्र है, मैतेई बाहुल्य क्षेत्र है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है सिर्फ एक चीज कि मणिपुर में शांति कैसे स्थापित हो, और मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए अगर थोड़ा सख्त कदम उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। भले ही लेट उठाया जा रहा है, चीजें जब कंट्रोल से बाहर हो गई तब उठाया जा रहा है, लेकिन वो जो पूर्वानुमान लगता है जो प्रशासन की तरफ से, मुझे लगता है उसको और पहले लगाना चाहिए था। और आपके सवाल का जवाब भी यही है कि जिस पूर्वानुमान के तहत अफस्पा लगाया गया है, उसी पूर्वानुमान में सरकार ने कहा होगा कि कुकी बाहुल्य इलाके या कुछ पर्टिकुलर जिले या पहाड़ी, देखिए विशेषकर पहाड़ियों में लगाया गया है, तो पहाड़ी इलाकों में इंसर्जेंट्स के छुपे होने की संभावना ज्यादा होती है। ये वही पहाड़ी इलाका है जहां पर कई बार इस तरह की सूचनाएं हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि सशस्त्र विद्रोह करती है भारत सरकार के खिलाफ, उसके गुर्गे जो बहुत पहले कई लोग मारे जा चुके हैं, उसके कुछ भी गुर्गे अभी छुपे भी हुए हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। तो और वो पीएलआई पूरी तरह से चाइना से फंडेड है। तो इस तरह की जो लोकल आर्मीज हैं उनको हटाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए थोड़ा सख्ती आवश्यक है। तो इसी वजह से पहाड़ियों में अफस्पा लगाया गया है। जमीनी इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में ढील दी गई है, और संयोग से वो जो जिन इलाकों में ढील दी गई है वो मैतेई बाहुल्य इलाके हैं। तो कुकी इसको आप संप्रदाय में ना देखें, समुदाय में ना देखें, ये सिर्फ और सिर्फ जैसा मैं कहता हूं प्रशासनिक विषय है। ये प्रशासन ने तय किया है कहां पर लगाना है, कहां नहीं लगाना। ठीक है, मैं इस पर ये और जानना चाहता हूं कि जिस तरह की आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि 58 से लगता चला आया है, और जब लगा है तो उसका रिजल्ट भी मिला है कि चीजें बेहतर हुई हैं और सुधार आया है। और जिस तरह से अश्वनी जी ने बताया कि हमने तो कोशिश भी की है हटाकर देखने की, लेकिन उसके बाद स्थिति सुधरी नहीं और बिगड़ गई है, तो ये किस तरह से देखें? देखिए राणा जी, एक चीज तो है, अगर आप इस कानून को निष्पक्ष रूप से पढ़ें, अगर इस कानून की तह पर जाएं, इसके इतिहास पर जाएं, तो ये कानून तब पहली बार भारत में लगाया गया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942 में। हाँ। और उस बड़े आंदोलन को जब पूरा देश सरकार के खिलाफ यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था और उसको लागू किया था। तब आपको याद होगा बड़े बड़े लीडरान को रातों रात जेल में, महात्मा गांधी वगैरह को जेल में उठा करके ठूंस दिया गया। तो ये पूरी तरह से जन विरोधी कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। जब सन 47 में बंटवारा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पास एक बहुत बड़ा ये विषय था, उनके चर्चा का विषय था, और इस पे संसद में कई बार बहस हुई थी कि ऐसे कानून को जो अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए बनाया था, क्या उसको आजाद भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एक लंबे डिस्कशन के बाद, एक बड़ी चर्चा के बाद, कई वर्षों की चर्चा के बाद, मंथन के बाद, तब ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इस कानून को आजाद भारत के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि उस समय 47 के बाद से कई इलाके देश में ऐसे थे जहां पर इंसर्जेंसी जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी, बंटवारा हुआ था, कई जगह विद्रोह हो रहा था, कई जगह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो इस कानून को रखा गया, लेकिन हाँ, उसको थोड़ा उसको हल्का किया गया आजाद भारत के हिसाब से। उसके बाद से 58 से लेकर के अब तक कई अलग अलग जगहों पर इसको लगाया गया, उसके अच्छे परिणाम भी दिखे। नॉर्थ ईस्ट के मामले में यह भी देखा गया है कि वहां पर इसके परिणाम उस तरह के नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे, जैसे पंजाब में मिले हैं। 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में अफस्पा लगाया गया था और 4 साल के अंदर 87 में ही इसको हटा लिया गया था, और 87 में पूरी तरह से पंजाब शांत हो गया। पंजाब के अंदर जो इंसर्जेंसी खालिस्तान मूवमेंट बढ़ रहा था उसको भारत की सेनाओं ने कंट्रोल कर लिया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको देखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक लगा, वहां के कई लोगों ने नागरिक अधिकारों की बात कही, दुहाई दी और इसके लिए अनशन तक रखा। इरोम शर्मिला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2004 के बाद उन्होंने 11 वर्षों तक लगातार अनशन किया इस कानून को हटाने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पंजाब की इंसर्जेंसी से अलग टाइप की थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ रहे थे। लगातार उनमें सुधार करना पड़ रहा था और लगातार चीजों को बदलना पड़ रहा था। आज भी हम देख रहे हैं, जब इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने आसाम में, मेघालय में, नागालैंड के इलाकों में, इवन मणिपुर या कुछ इलाकों में अफस्पा को हटाया, तो इस सरकार ने इस चीज का इसका बहुत प्रचार भी किया कि देखिए हमने साहब इतने बड़े कानून को हटा दिया है, हम अपनी पीठ खुद थपथपाई, खूब प्रचार करवाया। तो साहब जब प्रचार करवाया, जब आपको अच्छाइयां मिली उसकी, निश्चित रूप से कोई भी कानून जो इस तरह का कानून है
जो कि नागरिक अधिकारों को चुनौती देता है, वो एक डेमोक्रेसी के अंदर उसको आप ये जरूर चाहेंगे कि वो केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए ही हो, सामान्य तरीके से उसको हटा लिया जाए। तो सरकार जब अपनी तारीफ करती है तो सरकार को ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि साहब हमसे यहाँ पर चूक हुई, हम कैलकुलेट करने में नाकाम रहे, हम अब चीजों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन है। अफवाह से चीजें सुधरेंगी, लेकिन हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से इस्तीफे की मांग लगातार 5 महीने हो जाते हैं मणिपुर को जलते जलते, आज भी स्थिति वैसी ही है, तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाकर रखा है अभी तक? और सोचे कितनी कैसी घिनौनी घटनाएं तक निकलकर सामने आई, 2 महिलाओं की वो नग्न वीडियो आपने देखी ही होंगी। इतना कुछ होने के बाद भी आखिर वो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? इस्तीफा लेते हुए क्यों डर रहे हैं आप उनसे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं राणा। हाँ। एक तो माननीय बीरेंद्र सिंह जी ने इस्तीफा दिया, वहां से जनता ने उसको फाड़कर फेंक दिया, पहली चीज। दूसरा, क्या किसी को वहां पर से हटाना, किसी मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना, इसका इलाज है? अगर यह इलाज है तो मैं तो पहले ही मांग करता हूं कि ममता बनर्जी जी को भी हटा देना चाहिए, आप मांग करनी चाहिए, हटा के बाहर कर देना चाहिए। जो वहां पर चुनाव के समय से लेकर जिस तरीके से नरसंहार हो रहे हैं, अशोक गहलोत जी को हटा देना चाहिए। रोज वहां पर जो है महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, रोज किसी दिन बलात्कार है। अभी कल की घटना देखिए, 24 परगना में भी हुआ, जयपुर में भी हुआ, रोज वहां पर बीदर में हुआ, सूरत में हुआ, सीकर में, तो सब जगह हो रहा है। बता दीजिए, तो क्या भूल जा रहे हैं आप? भाई उज्जैन में भी कल हुआ है, हम कह रहे हैं क्यों भूल रहे हो आप? गिरफ्तार कर लिए गए, क्यों भूल रहे हो आप? कौन खान है? देखिए, मेरा विषय ये नहीं था, मेरा सवाल ही ये नहीं था। अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, आप सवाल से बार बार भटक जाते हैं। मैं चर्चा की बात कभी भी कांग्रेस नहीं करती है। नहीं, मेरा सवाल तो आपसे बड़ा सीधा है ना, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है। का यही काम है। तो मेरा जवाब चर्चा करते ही नहीं। मेरा सवाल आपसे, बीच में क्यों बोल रहे हो यार? मैं मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए अश्विनी जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्योंकि आपकी तरफ से भी क्या आपके नेताओं ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं की थी? क्या आपके लोगों ने अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग नहीं की थी? हमेशा उठती हैं, ये राजनीतिक तौर पर आवाजें उठती हैं, दोनों तरफ से उठती हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद 5 महीने में 180 लोग मारे जाते हैं और उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहते हैं। महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, और जिस तरह की छेड़छाड़ की जाती है उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हैं। इनकी संवेदनशीलता देखिए, हंस रहे हैं ये बीच में इतने गंभीर विषय में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हंस रहे हैं। ये भाजपा की संवेदनशीलता है। शान साहब, मैं सवाल ले रहा हूं, मैं शान साहब, मैं सवाल ले रहा हूं। राणा साहब, बहस खराब करने की इजाजत चाहता हूं। शान खान को मैं नहीं बोलने दूंगा, ये बीच में मेरे बोल रहे हैं। अब आपका बहस 14-15 मिनट का, आप मैंने आपसे सवाल किया है ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं ना, तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? कांग्रेस क्यों बोल रही है? अभी तो मैं सवाल कर रहा हूं ना, आपसे मैंने सवाल किया, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का शान साहब एक एक करके बात करेंगे। शान साहब, बेशर्मी की बात करेंगे। शान जी, शान जी एक एक करके बात करेंगे। शान जी एक एक करके बात करेंगे। महेश जोशी को आती है, उसका बेटा रेप करता है, और तुम्हारा एक मंत्री खड़े होकर कहता है मर्दों का प्रदेश है, रेप होगा। शर्म आई तुमको? अशोक गहलोत को शर्म आई? इस्तीफा दिया उन्होंने। अरे बीरेंद्र सिंह पे कुछ बोल लो भैया, बीरेंद्र सिंह पे कुछ अश्विनी जी, बोलो अशोक गहलोत पर। कांग्रेस बोलेगी कुछ अशोक गहलोत पर? अश्विनी जी, मैं ये कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता। अश्विनी जी, बड़े संवेदनशील मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये कांग्रेसी बीच में क्यों बोल रहा है? आपने एक बार भी टोका उनको? आप इसका मतलब आप सुन नहीं रहे मुझे, आप मुझे सुन नहीं रहे। मैं निवेदन भी कर चुका हूं, उससे पहले भी टोक चुका हूं, अभी भी टोक चुका हूं। उनका फीडर डाउन करने का आपके पास है, आप डाउन कर सकते हैं। नहीं, मैं इस तरह से नहीं कर सकता ना, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। मैं निवेदन कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं। मैं अब आपसे जो कह रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरे सवाल का आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि इतने संवेदनशील, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, इतने संवेदनशील मामले पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसे कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता, लेकिन मणिपुर में सरकार फेल हुई है, इस बात को आपके नेता भी स्वीकार रहे हैं, आपने भी स्वीकारा है। फिर वीरेंद्र सिंह अभी तक क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं? और जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, क्या उसके बाद
एक नैतिकता नहीं होनी चाहिए थी कि इस्तीफा दिया जाए या मांगा जाए? 1 लाख लोग बेघर हुए थे पिछली बार, 5 साल चला था ये अशांत क्षेत्र। मुख्यमंत्री को 1 साल से ऊपर लग गया, इस्तीफा नहीं दिया था। और यहां पर जिस दिन से घटना चालू हुई है 355 लगा दिया गया था। वहां सरकार के उसमें केंद्र सरकार के उसमें काम हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री को हटाना ही सारा निर्णय नहीं है, पहले उसको शांत करना है। राजा दोरेंद्र सिंह थे वहां पर मुख्यमंत्री। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि तब कांग्रेस ने नहीं किया था तो आज हम नहीं करेंगे, आप यही कहना चाहते हैं ना? तो आप पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। हटाना नहीं तो आप जवाब पे अपनी बातों पर रखिए ना। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसे कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता। मैं तो पहले कह चुका हूं ना, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता इसे। नहीं कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं करेंगे? जब यहां पर बैठाया आपने तो होगा ही होगा। तो आप इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं? इसका मतलब नहीं अब कांग्रेस ने वहां पर अगर पूरे देश में मचा दिया कि आप लेके आए वहां पर अविश्वास प्रस्ताव, वहां पर क्यों नहीं लेके आते हैं? लेके आए आज तक बताइए, इतने दिन हो गए, 150 दिन। आपने कहा कांग्रेस अगर अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर विधानसभा में लेकर आई हो तो बता दे कि कितनी गंभीर है कांग्रेस। देखिए आप जो है ना बार बार मुद्दे से भटक जाते हैं। जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप कांग्रेस पर उछाल देंगे, आप कहीं और बात ले जाएंगे। गोवा चला गया हूं, मणिपुर से गोवा चला गया हूं। नहीं तो मेरा जो सवाल था आप उसका जवाब नहीं दे रहे ना। मेरे सवाल के जवाब पर आइए ना आप। ये गाय पर निबंध नहीं लिखवा रहे हैं आप यहाँ चर्चा कर रहे हो। चर्चा में तो चर्चा ही कर रहा हूं मैं, चर्चा में ही मैंने सवाल पूछा है, उसी का जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। चर्चा पर जवाब दे रहा हूं, आप नहीं सुन पा रहे हैं, मेरे बीच में आप टोक रहे हैं। 1 घंटे से मैंने चैलेंज ठीक है, आप लगातार आरोप लगाते रहिए, आप आरोप लगाते रहिए। शान जी, उनका कहना है कि अगर आप संसद में लेकर आ सकते हैं तो आप मणिपुर की विधानसभा में भी तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, क्यों नहीं लाए अभी तक? देखिए राणा साहब, अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था पर जनता ने फाड़ दिया। अब आप सोचिए, सामने सबके सामने फाड़ दिया था। सुन तो लीजिए भाई सुन लीजिए। क्यों सुन ले? अरे भाई सुन लीजिए हमारी बात। देख अब राणा साहब सुन ले। देखिए राणा अश्वनी जी, मैंने उनको भी टोका था, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे। नहीं तो ना वो चुप हुए थे ना मैं चुप हूँ। वो चुप ही हुए थे। जब मेरे बीच में कोई परेशान करेगा तो मैं उनसे बुलंद आवाज में। नहीं तो आप इसका मतलब इस मुद्दे पर आप चर्चा नहीं चाहते हैं? कर लीजिए, इसका मतलब आप इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते हैं? अरे मैं आपकी नौटंकी की बोल रहा हूँ, शाही साहब मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। जो नौटंकी कराई थी कांग्रेसियों ने अगर इस तरीके का व्यवहार किया है, मैं तो शांति से धैर्य से सुन रहा था। सुनिए, कांग्रेसियों ने ये काम किया है तो सुनना पड़ेगा। जो बोगे वही काटोगे भाई कांग्रेस। सुनिए राणा साहब, मैं एकदम सुन भी रहा हूँ, बोलते रहिए। राणा साहब बोलते रहिए, बताइए बोलते रहिए आप। इस्तीफा दिया था, लोगों ने फाड़ दिया, महिलाओं ने फाड़ दिया। राणा साहब मेरी बात सुनिए, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और जनता ने उसको फाड़ दिया। अभी तक बताइए। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए भाई साहब। अविश्वास प्रस्ताव बताइए ना, सुन तो रहा ही हूँ। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब। ठीक है, सुन तो लीजिए अनुपम जी, सुन तो लीजिए। अनुपम जी, क्या मणिपुर हिंसा इसीलिए ज्यादा बढ़ी क्योंकि मामला राजनीतिक हो गया था? निश्चित तौर पर, और ये जैसा आपके पैनल पे मुझे दिखाई दे रहा है, जब यहाँ मणिपुर से दूर बैठे हुए दो राजनीतिक के आपस में इस संवेदनशील मुद्दे पर एक मत नहीं हो सकते हैं, तो आप मणिपुर के अंदर क्या किस चरम पर राजनीति होगी आप समझ सकती हो। बिल्कुल। राजनीतिज्ञों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हर जगह राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। साहब मणिपुर जल रहा है और पिछले कई महीनों से जल रहा है। आपको भारत का सबसे कठोर कानून लगाने की वहां पर नौबत आ गई है, तो कम से कम अब तो राजनीति ना करें। वीरेंद्र सिंह ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अशोक गहलोत ने क्या किया, उज्जैन में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, इसको हम लोग नहीं चर्चा करने के लिए बैठे। हमको मणिपुर के बारे में सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके विषय में चिंतन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग बैठ करके जब एक मत नहीं हो पा रहे हैं तो मणिपुर में कैसे हो जाएंगे? किसने समर्थन दिया, किसने अविश्वास प्रस्ताव लाया, किसने नहीं लाया, ये व्हाइट बाउंड्री से दुनिया अब कम से कम जनता पक चुकी है। और मैं बहुत हाथ जोड़कर आप दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं से निवेदन करता हूं, कम से कम इस तरह का व्यवहार किसी टीवी चैनल पे ना किया करें। जनता आपको सुनती है, एज ए पैनलिस्ट मैं आपके साथ बैठा हूं, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि इसका मैसेज सही नहीं जाता है। कम से कम इन मुद्दों पर हम लोगों को आराम से चर्चा करनी चाहिए और सही विषय बाहर आना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि आखिर ये क्यों लगाया गया, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, आखिर वहां पर क्या प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास लेआउट क्या है।
हम हाँ। कैसे उसको दूर करेंगे, इस पर अगर चर्चा होगी तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, और ऐसा ही होना चाहिए। तो मणिपुर के अंदर जो हो रहा है वो बहुत गंभीर विषय है। सिर्फ मणिपुर का इंटरनल मैटर नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, देश की इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ मैटर है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, और इस मुद्दे पर कम से कम हम लोग को कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल और आम आदमी पार्टी इन सब की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय बातें करनी चाहिए। एक अगर आपने वहां पर फौजी कानून लगाया है तो एक इस बूढ़े फौजी की, रिटायर्ड फौजी की बात भी सुने, और कम से कम बेहतर चर्चाएं करें ताकि हम लोगों को उससे कुछ फायदा मिल सके। बिल्कुल। अश्वनी जी। अनुपम जी, क्षमा के साथ मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ। देखिए, आप बोल रहे हैं, मैं धैर्य से सुन रहा हूं, मैं भी बोल रहा था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में अगर कूद रहे हैं तो जवाब देना पड़ता है। हम लोग सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि गंभीर चर्चा पर अगर आप गंभीर होकर बात करेंगे, आपने गंभीरता से बात की, हमने सुनी, हमने उसमें कहीं कुछ नहीं कहा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मणिपुर में शांति कैसे लौटेगी अश्वनी जी? जी, मैं आता हूं। देखिए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी शांति लौटा चुकी थी, नाकेबंदी खत्म हो चुकी थी। पहले कितने कितने दिन तक नाकेबंदी वहां होती थी। धीरे धीरे हम लोग, चाहे देखिए अश्वनी जी, मैं बार बार इसी मुद्दे पर इसीलिए टोकना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं पूछना कि पहले क्या हुआ या 70 के दशक में क्या हुआ, 80 के में क्या हुआ, मैं 2023 में क्या हो रहा है, मैं इस पर बात करना चाहता हूं। और क्योंकि 2023 में ही हमें शांति चाहिए। 70 में जो हुआ, 80 में जो हुआ वो बीत गया, वो झेल लिया, लेकिन 23 में नहीं झेलना चाहते। यही परसेप्शन आपका गड़बड़ हो गया ना। मैंने 70-80 नहीं कहा, मेरी पूरी बात तो हो जाने देते। नहीं, मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूं कि आप जो बार बार पीछे चले जाते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं 2023 में वर्तमान पर मैं बात करना चाहता हूं। ऑल राइट्स आपके पास रिजर्व हैं, आप कभी भी हमको टोक सकते हैं, मगर 1 मिनट बोलने तो दे हमको। हाँ, तो बोलिए ना, मैं बोलने से मना नहीं कर रहा हूँ, बोलने के लिए नहीं बुलाया है आपको। 1 मिनट से ऊपर आप खा जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, तो अगर आप वर्तमान में रहकर बात कीजिए ना, तो मैं पूरी बात वर्तमान में रह के बात कर रहा हूँ। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी, फिर से मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। चलिए, मैं सुन रहा हूँ, दोबारा से बोलिए। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे तो मैं फिर टोकूंगा। भाई, टोकेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, मुझे तो बोलना पड़ेगा। बोलिए, आप तो बोलिए ना, आपको मौका दे रहा हूँ ना, बोलिए। जी, देखिए, मैं अभी कह रहा हूं नाकेबंदी नहीं हो रही है। 2014 के बाद से हम लोगों ने उसको दूर करने की बात की। घाटी और जो जंगल थे, पहाड़ थे, जो पहाड़ी और घाटी का जो दूरी था वो हम लोगों ने घटाया। यही आप नहीं सुने थे, और आगे सुनिए। उसके बाद हम लोगों ने जो लोग वहां पर मुख्य धारा से विगत हो चुके थे उनको ले आए। क्यों, कैसे ले आए? कि आप हमारे इधर मुख्य धारा में आओ, हम आपको विकास दे रहे हैं। विकास वहां पर नहीं हो रहा था। जनता के कुछ समझ में आया, जनता शांत हुई, फिर अचानक कुछ माहौल बिगड़ा है, जिसकी वजह से ये आज दिन देखना पड़ रहा है। आप जो बात कह रहे हैं कि पीछे और आगे की बात, मैं यही बात कहने जा रहा था। आपने तो पहले ही परसेप्शन बना लिया कि ये वही बोलेंगे। मैंने कोई परसेप्शन नहीं बनाया था, और मैंने नहीं बनाया और बातें बोल रहा हूँ। हाँ। वहां पर म्यांमार की घटनाएं हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरी बात पूरी एक साथ नहीं हुई है। म्यांमार है, वहां पर घुसपैठ की घटनाएं होती हैं। अफीम का खेती, मैं फिर से कह रहा हूँ, अफीम की खेती की बात है, जमीनों पर कब्जे की बात है। म्यांमार में चाइना का कितना दखल है, ये सब चीजें हैं। वहां के जो कुछ संगठन है, जो आर्म फोर्सेज हैं, अभी जो वहां पर इस समय फिर से दोबारा हो गई हैं, ये कहां से संचालित हो रही हैं, इन सब चीज को सोचना होगा। और इन सब चीजों के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है कि हम देश के ऊपर आघात नहीं होने देंगे। हम मणिपुर में जो चीजें हो रही हैं अपने लोगों को बचाते हुए, यहां तो फिर मैं अब एक उदाहरण देना पड़ेगा कि अपने देश में लोग, पहले के प्रधानमंत्री तो अपने देश में बम गिरवा देते थे। आपने सदन का भाषण सुन लिया होगा। फिर मुद्दा भटका रहे हैं आप, मुद्दा भटका रहे हैं। मुद्दा क्यों भटका रहे हैं भाई? आप ठीक से पढ़िए उस मुद्दे को भी, आप उस मुद्दे को भी ठीक से पढ़िए। मैं उस मुद्दे को आप ठीक से पढ़िए, आप उस मुद्दे को ठीक से पढ़िए। आप जो बात कर रहे हैं मुझे पता है, आप जो बात कर रहे हैं मुझे पता है। आप ठीक से पढ़िए, आप ठीक से पढ़िए मुद्दा, आप ठीक से। मैं आपको फिर से समय दे रहा हूँ, आप ठीक से पढ़िए उस मुद्दे को। शान साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है। आपका सवाल ले रहा हूं, आपका सवाल ले रहा हूं, आपका सवाल ले रहा हूं मैं। नहीं रखते हैं तो मत बुलाया कीजिए। आपका सवाल ले रहा हूं मैं, आपका सवाल ले रहा हूं। नहीं, हमारा सवाल मत लीजिए, पहले हमारी आपसे ही बात हो जाए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं कहता रहा हूँ ना, आप मुझे गलत नहीं कर लेना, आप पहले पढ़ लीजिए। मैं कहता रहा हूँ ना, आप मुझे सही गलत कर लेना, आप पढ़ लीजिए पहले उसे, आप पढ़ लीजिए उसे पहले। पढ़िए, आप हमको पढ़ा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप पढ़िए ना उसे, आप पढ़िए ना उसे। हम पढ़ लिख के आते हैं भाई। हाँ,
मैं उस बात पे नहीं मना कर रहा, लेकिन जिस मुद्दे को आप टोक रहे थे उस पर मिजोरम में बम क्यों गिराया गया था? शान साहब, हाँ मैं उस पर लौटूंगा, उस पर लौटूंगा। नहीं, अभी बता दीजिए, तब लौटिए। मैं लौटूंगा। शान जी, आपने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है, तो जब आपका शासन था मोहब्बत तो तब भी नहीं थी, राणा साहब तब भी इस तरह से लगे हुए थे, अफवाह तब भी लगा हुआ था। देखिए राणा साहब, जो अलगाववाद की आग चरम पर थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम देश की सेना ने किया था, पहले भी किया था और अब भी करेगी। यहाँ सेना पे कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है कि सेना क्यों कैसे क्या कार्रवाई कर रही है। यहाँ प्रश्न ये हो रहा है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जब नाकाम साबित होते हैं तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है। यदि बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा देने जा रहे थे, मैं फिर से वही कहूंगा, आप सोचिए कि मणिपुर जहां पर कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तमाम तामझाम होते हैं, वहां पर जनता आकर इनका इस्तीफा छीन के फाड़ देती है। ये नौटंकी देख लीजिए। चलिए ठीक है, फाड़ दिया, सुन लीजिए, राणा साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलो मान लिया फाड़ दिया, तो क्या कागज की कमी है या सिहाई खत्म हो गई है? क्या भैया किस चीज की कमी है? फिर से इस्तीफा दे दीजिए। चलिए आप बीरेन्द्र सिंह बेशर्म हो चुके हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? अनुच्छेद 356 के तहत वहां की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? मेरा सवाल अब ये है शान साहब, मेरा सवाल अब ये है कि सरकार विफल हो चुकी है, ये स्वीकार चुके हैं जी। अब विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर कैसे मणिपुर शांत करेंगे? मैं आरोप प्रत्यारोप के खेल में जाना ही नहीं चाहता, लेकिन दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने राणा साहब, ये मेरे हृदय को छू लिया। देखिए, हमारे तरफ से राहुल जी ने दौरा किया, लोगों का दुख दर्द समझा, वहां पे क्या परिस्थिति है उसको जाना, और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने भी इस पर चर्चा की, किंतु देश के प्रधानमंत्री जी, अब देखिए बार बार ये बोल रहे हैं, देखिए राणा साहब नहीं, अब तो देखिए अश्विनी जी, अब तो चुप हो जाना चाहिए आप। देखिए मेरी बात सुनिए, राणा साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं, या मैं ये कहता हूं देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो सभी दलों की बैठक बुलाए दिल्ली में, और सभी दलों से ये चर्चा करे, सुझाव मांगे कि हम मिलजुल कर मणिपुर में कैसे शांति बहाली कर सकते हैं, उसमें सुझाव दीजिए। अब आप भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि प्रधानमंत्री जी ने कब बैठक बुलाई और कब बुला रहे हैं। मैं ये सवाल एकदम मैं जवाब दूंगा इस पर। ठीक है, तुरंत, क्योंकि अब समय कम है। बैठक बुलाई गई थी मणिपुर पर, नहीं विशेष सत्र पर बुलाई गई थे। आप भ्रमित मत कीजिए राणा साहब, आप बताइए क्या शान साहब एक अब आपने अपनी बात कह ली ना, उन्हें भी कहने दीजिए, मैं फिर आपसे पूछ लूंगा, आप उन्हें कहने दीजिए ना पूरी बात। हाँ। कांग्रेस ने इसको इतनी गंभीरता से लिया कि सारे दलों के लोग पहुंचे, खड़गे साहब नहीं पहुंचे वहां, कांग्रेस का कोई नहीं पहुंचा वहां, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, मणिपुर में बुलाई गई थी। नहीं, मणिपुर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, बताइए आप मुझे तारीख बता दीजिए, आप बता दीजिए तारीख, वो कौन सी तारीख थी जब मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? सदन के जस्ट लगभग 15 दिन पहले सर्वदलीय बैठक। अरे वो विशेष सत्र के संबंध में बुलाई गई थी, आप नहीं, मणिपुर पर बुलाई गई थी प्रभु, उसके 15 दिन पहले। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, अनुपम जी से मैं सवाल ले रहा हूँ, अश्विनी जी, मैं अनुपम जी से सवाल ले रहा हूँ। अनुपम जी, आपने कहा कि मेरी कम से कम बात सुन लीजिए, मैं रिटायर्ड फौजी हूं। मैं आप ही से इसके आधार पर यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर का ही एक कारगिल युद्ध लड़ने वाला रिटायर्ड फौजी इस बात को कहे रोते हुए कि मैं देश की तो रक्षा कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी शब्दों की तलवार और कुछ नहीं हो सकती है जो आपको भीतर तक चीरती हुई चली जाए। जो उस व्यक्ति ने झेला, जो उस फौजी ने झेला, और उसने जो अपने शब्दों से दर्द से कहा, कम से कम तब तो हमें शर्मा जानी चाहिए थी, तब तो हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। राणा जी, इस पर्टिकुलर विषय को उठा करके आपने एक सच्चे पत्रकार होने का एक फर्ज जरूर निभाया है, क्योंकि वो व्यक्ति जो कि भारतीय सेना को सर्व कर चुका है, और अगर वो जब ऐसा बोलता है कि मणिपुर में अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया और मैं अपने देश की रक्षा कर रहा था, तो ये देश को सोचना चाहिए कि उस परिवार की रक्षा वो कैसे करे, और अगर नहीं कर पाया है, देश को और देश के नेताओं को कम से कम उस दिन शर्म आनी चाहिए, आंसू आने चाहिए कि उस सच्चे सपूत को हम क्या जवाब देंगे, जो आप अपने लिए अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए बॉर्डर पर खड़ा हुआ था, आपके लिए युद्ध लड़ रहा था,
और आज हम लोग वहां पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको लगातार बद से बदतर होने दे रहे हैं, उसके ऊपर तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। अरे साहब, हम भविष्य की बात क्यों नहीं करते हैं? अश्विनी जी ने अभी विषय उठाया 1978 का, ये भी मैं इसको भी अश्विनी जी मैं इस पे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूं कि इनडायरेक्टली सही आपने भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठा दिया। 1978 में ये जिस समय भारत सरकार ने सेना को यह कहा था कि मिजोरम और उस तरफ इंसर्जेंसी इस लेवल की बढ़ चुकी है, लालथनवाला का जो मूवमेंट था वो इतना बड़ा हो चुका है कि चाइना उसको फंड करने लगा है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो भारतीय सेना ने वहां पर अपने नागरिकों को नहीं मारा था, उन उग्रवादियों को, उन आतंकवादियों को मारा था जिससे भारत सरकार निपट नहीं पा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, और इसीलिए मैंने उन्हें टोकते हुए कहा था कि आप ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, भारतीय सेना को उसका काम करने दें, उसका पॉलिटिसाइजेशन ना करें। अनुपम जी, इसीलिए मैंने अश्विनी जी को यह कहा था कि आप ठीक से उस विषय को पढ़कर आइए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है, और जिस बात का अंत का जो मैंने सवाल पूछा था वो इसीलिए कि सरकार लाख दावे कर ले, सरकार लाख ये कह ले कि वो मणिपुर के लिए काम कर रही है, मणिपुर में शांति लाना चाहती है, तो क्या जब उस फौजी ने रोते हुए वो शब्द बोले थे और उसने कहा था कि मैं देश की रक्षा कर सकता हूं लेकिन मैं अपने परिवार की नहीं कर पाया, तो क्या प्रधानमंत्री ने या सरकार ने उसकी पीठ पर जाकर हाथ रखकर यह कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए, इंसाफ होगा? किसी ने कही यह बात? और अगर नहीं की है तो यह शर्मसार कर देने वाली चीजें हैं। शर्मिंदा होना चाहिए आपको और हमें, पूरे देश को, उन पंक्तियों को सुनने के बाद। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।